नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आगे पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से पहले छोटा सा बिंदु है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी का विस्थापन अभिक्रिया से क्या संबंध है? इसके लिए यहां पर हमें पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में जानना है। हम जानते हैं तत्व 3 प्रकार के होते हैं। 1 धातु, 2 अधातु और 3 उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जो धावनिक होते हैं, वे धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, लोहा है, सीसा है, सोना है, चांदी है, सभी तत्व धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, जिनमें भंगुरीयता का गुण पाया जाता है, भंगुरीय प्रकृति के होते हैं। भंगुरीय प्रकृति का अर्थ होता है चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कोयला है, कार्बन से बना होता है, कार्बन अधातु है, अतः चोट मारने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अधावनिक होते हैं, चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सभी अधातु हैं। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, जो विद्युत के सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। सामान्यतः इन्हें अर्धचालक कहते हैं। सामान्यतः इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक वे पदार्थ, वे तत्व जो कम ताप पर विद्युत के कुचालक तथा अधिक ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। कुचालक अधातुओं का गुण और सुचालक धातुओं का गुण, अतः उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। अब बात आती है यहां सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? यहां जो धातु हैं, प्रत्येक तत्व की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ तत्वों की क्रियाशीलता कम, कुछ तत्वों की क्रियाशीलता अधिक। यहां सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जिस धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है उसे सबसे पहले, जिस धातु की क्रियाशीलता सबसे कम होती है उसे सबसे अंत में लिखा जाता है। इस प्रकार धातुओं की एक सूची प्राप्त होती है, उस सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अर्थात सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक जो सक्रिय धातु है वह पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है वह अधातु है, लेकिन इसके कुछ गुण धातुओं के समान पाए जाते हैं। जैसे इसकी संयोजकता +1 होती है, धनात्मक होती है। यहां स्थान इसी कारण दिया गया है। तो यहां सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं।
जिसके अनुसार पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, आयरन, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, मरकरी भी जिसे कहा जाता है, चांदी और सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। इस प्रकार यहाँ सक्रियता श्रेणी, ये विस्थापन अभिक्रिया है, सक्रियता श्रेणी पर किस प्रकार से निर्भर करती है वो हमें यहाँ देखना है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, जिसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम और सबसे कम सक्रिय धातु है वह यहाँ सोना है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। बात आती है विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने जाना है, हम जानते हैं प्रत्येक अभिक्रिया का नाम है, उसी से उसमें कौन सी परिघटना संपन्न होती है यह जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्रियाकारक 2, क्रियाफल 1 होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें रासायनिक समीकरण में प्लस ऊष्मा लिखा होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, रासायनिक समीकरण में माइनस ऊष्मा लिखा होता है। इसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया, विधम स्थापन, यानी किसी तत्व का स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसे उसके निर्धारित स्थान से हटा दिया जाता है। यहाँ विस्थापन होना यानी किसी कम क्रियाशील तत्व का पदार्थ में, यौगिक में उपस्थित किसी कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट में कॉपर लोहे से कम क्रियाशील है, अतः कॉपर सल्फेट से लोहे के द्वारा कॉपर का विस्थापन कर दिया जाता है, अर्थात कॉपर के स्थान पर लोहा आ जाता है, जिससे निर्माण होता है फेरस सल्फेट का, और कॉपर है वह यहाँ पर अलग हो जाता है। यहाँ कॉपर का लोहे के द्वारा विस्थापन संभव हुआ, कारण क्या है? अभी हमने सक्रियता श्रेणी में देखा कॉपर है वह लोहे से कम क्रियाशील है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः लोहे के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है। कॉपर सल्फेट के निर्माण के समय जब कॉपर सल्फेट का निर्माण हुआ उस समय कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और सल्फेट समूह ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिससे CuSO4 का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जब इसका अपघटन होता है, ये टूटता है, उस स्थिति में लोहे के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग दिए जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यहाँ Cu अलग हो जाता है और यहाँ बंध बनता है FeSO4, जिससे निर्माण होता है फेरस सल्फेट का। उपरोक्त रासायनिक समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डुबोने पर विलयन का रंग नारंगी हो जाता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग नीला होता है। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डुबोने पर उसका रंग बदल जाता है या नारंगी हो जाता है। कारण है यहाँ जैसे ही कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है, लोहे के द्वारा या लोहे की कील के द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर का विस्थापन होता है और फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। फेरस सल्फेट के जलीय विलयन का रंग यहाँ नारंगी होता है, अतः विलयन का रंग बदल जाता है। देखिए यदि यहाँ पर फेरस सल्फेट की क्रिया, यदि फेरस सल्फेट की क्रिया
जिंक धातु से हो, जिंक धातु से हो, जैसे FeSO4 प्लस Zn बराबर ZnSO4 प्लस Fe। देखिए यहां भी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। लोहा है वह जिंक से कम क्रियाशील है, अतः लोहे का जिंक द्वारा विस्थापन हो जाता है, जिससे जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। यदि अभिक्रिया हो ZnSO4 प्लस Cu तो क्या होगा? अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, और उसका प्रमुख कारण है यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। कारण क्या है? अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिंक का कॉपर के द्वारा विस्थापन संभव नहीं है। कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, अतः कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन होता है, कम क्रियाशील द्वारा अधिक का विस्थापन संभव नहीं है, अतः यहां पर यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन से नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जैसे CuSO4 प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस Cu। उपरोक्त रासायनिक समीकरण में Cu का Fe के द्वारा विस्थापन हो जाता है। आगे अभिक्रियाओं के प्रकार में दिया हुआ है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव यानी दो, द्विव यानी दो। अभी विस्थापन में कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। यहां द्विव विस्थापन यानी दो पदार्थों का, दो तत्वों का, दो मूलकों का विस्थापन होता है। देखिए द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में उपस्थित तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर यदि क्रिया होती है सोडियम सल्फेट Na2SO4 की BaCl2 बेरियम क्लोराइड से, यदि सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से होती है तो निर्माण होता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। यहां पर देखिए पदार्थों में उपस्थित तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। जहां पर Na था वहां B आ जाता है, जहां Na था वहां पर Ba और Ba के स्थान पर Na। या मूलकों की बात करें तो SO4 किसके स्थान पर? B यहां Cl2 के स्थान पर और Cl2 SO4 के स्थान पर आ जाता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में उपस्थित तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है, जिससे नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। एक बार पुनः द्विव विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में उपस्थित तत्वों, मूलकों
का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है, तत्वों या मूलकों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड बराबर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आगे आता है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया जैसा कि अभिक्रिया में होने वाली परिघटना का जो जानकारी है, परिघटना की जानकारी है, वह उसके नाम से ही स्पष्ट होती है। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया क्या है? देखिए, अपघटन का अर्थ होता है, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, किसी पदार्थ का टूटना। और जब कोई पदार्थ टूटता है तो सीधी सी बात है, एक पदार्थ टूटेगा तो उसके दो या दो से अधिक भाग हैं वह प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अपघटनीय अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटता है जिससे दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। अर्थात अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा हो गई वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे MgO, MgO का अपघटन होता है, टूटता है, तो निर्माण होता है Mg 2Mg प्लस O2 यह क्रियाकारक एक, क्रियाफल एक से अधिक। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अपघटनीय अभिक्रिया में क्रियाकारक, अपघटनीय अभिक्रिया में क्रियाकारक एक, जबकि क्रियाफल दो या दो से अधिक होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं। ये इसको पहचानने का तरीका है। एक से अधिक यदि रासायनिक समीकरण दिए हुए हों और पूछा जाए उपरोक्त रासायनिक समीकरणों में अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है, तो पहचानने का तरीका जिसमें क्रियाकारक एक हो और क्रियाफल दो या दो से अधिक हो, वह अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। MgO बराबर Mg प्लस O2। समीकरण को संतुलित अवस्था में यदि हम देखें तो 2MgO बराबर 2Mg प्लस O2 अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, यहां पर पदार्थों को तोड़ने के लिए, पदार्थों के टूटने के लिए, पदार्थों के अपघटन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पदार्थों के अपघटन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा स्रोत के आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है ताप अपघटन। पहला प्रकार है ताप अपघटन। दूसरा विद्युत अपघटन, दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटन। और तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। देखिए, पहला प्रकार ताप अपघटन, दूसरा प्रकार विद्युत अपघटन और तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। यूं कहें ताप अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। पहला प्रकार ताप अपघटनीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को
गर्म करने पर, या वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाता है। गर्म करने पर इसका अपघटन होता है, ताप अपघटनीय अभिक्रिया है। यहां गर्म करने पर इसका अपघटन होता है, क्रिया कारक एक है, क्रियाफल एक से अधिक, दो या दो से अधिक है। यहां अपघटन में और ताप अपघटन में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे? यदि केवल अपघटन है तो लिखा होगा जैसे MgO या 2MgO बराबर 2Mg प्लस O2, अपघटनीय अभिक्रिया। यदि यहां पर इतना लिखा हुआ है तो ये भी अपघटनीय अभिक्रिया है। अब अपघटनीय अभिक्रिया में कौन सा इसका प्रकार है, ताप अपघटन है कि विद्युत अपघटन है कि प्रकाश अपघटन है? इसके लिए ताप अपघटनीय अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर ताप, तापन, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्जा, या इस प्रकार से डेल्टा, या ताप का मान लिखा हुआ हो, ऊर्जा का मान लिखा हुआ हो, वह रासायनिक समीकरण ताप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर, जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, इनमें से किसी एक को यहां तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, चाहे ताप लिखें, तापन लिखें, ऊष्मा लिखें, ऊर्जा लिखें, डेल्टा लिखें, या ताप का मान लिखें, वह रासायनिक समीकरण ताप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, तो उसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में या आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विद्युत अपघटन होता है या अपघटन होता है, तो तीर के निशान के ऊपर विद्युत लिखा जाता है। यह अपने आयनों में सोडियम धनायन और क्लोराइड में विभक्त हो जाता है। यहां पर ये अभिक्रिया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका विद्युत अपघटन होता है, अतः यहां पर अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, H2O तीर के निशान के ऊपर विद्युत लिखा है, तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है। H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां इसका अपघटन हो जाता है, ये अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए H2O से पहले दो, यहां H2O से पहले दो। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इस रासायनिक समीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस दोगुनी मात्रा में प्राप्त होती है? समीकरण को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहां पर H2O से पहले दो है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2H2 प्लस O2, यहां हाइड्रोजन गैस है, वह दोगुनी मात्रा में प्राप्त होती है। कारण क्या है? प्रश्न पूछ लिया, कारण स्पष्ट कीजिए, क्या कारण है?
कि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस दोगुनी मात्रा में प्राप्त होती है। कारण है जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस दोगुनी मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु काम में लिए जाते हैं या काम में आते हैं या प्रयुक्त होते हैं। या हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर अर्थात 2:1 में जब इनका संयोग होता है तो जल का निर्माण होता है, जल के एक अणु का निर्माण होता है। अतः जल के एक अणु के अपघटन में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वह ऑक्सीजन से 2 गुनी मात्रा में प्राप्त होती है। आगे तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अर्थात वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, अपघटन होता है तो तीर के निशान के ऊपर प्रकाश लिखा जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है जिससे निर्माण होता है Ag+Br2 सिल्वर और ब्रोमीन का यहां निर्माण हो जाता है। यह अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में संपन्न होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का अर्थ है ब्लैक एंड व्हाइट। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो नेगेटिव जो रियल काम में ली जाती है उस नेगेटिव के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। जैसे ही फोटो खींचते समय प्रकाश उत्पन्न होता है, फोकस उत्पन्न होता है, उसमें अभिक्रिया संपन्न होती है और नेगेटिव के ऊपर जो लेपित सिल्वर ब्रोमाइड है उसका अपघटन हो जाता है। उसके अपघटन से निर्माण होता है Ag और Br2। ठीक है, तो यहां पर जिस अपघटनीय अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर प्रकाश हो, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत हो, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, ताप, तापन, ऊष्मा, ऊर्जा, डेल्टा या ताप का मान लिखा हो, वह अभिक्रिया ताप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। धन्यवाद।